हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फार हमारा लेक्चर नंबर 1 आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, और नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ताकि जो बेसिक टर्म्स है जो हम आगे अपनी क्लासेस में यूज़ करने वाले हैं वो सारी कंसेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो सके। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 2 में हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या क्या कुछ पीछे इम्पॉर्टेंट हो चुका है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस सेशन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन शुरू करते हैं, बट टू रिमेंबर सैटरडे आई विल बी लाइव विद यू। सैटरडे को मैं लाइव आऊँगी आप सभी लोगों के साथ, एंड वहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं विद मी, यानी कि डॉक्टर मीनाक्षी राठी। बाय द वे, अगर आपको नाम नहीं पता हो तो पता होना चाहिए, राइट? कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में भी देना चाहूँगी जो मैं फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक भूल गई थी। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट मुझे ऑलरेडी जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे साथ नए भी जुड़ रहे हैं। पिछले 1 महीने से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी ड्यू टू माई फैमिली इश्यूज़। माई बेबी वॉज नॉट वेल, देन आई वॉज नॉट वेल, तो बहुत एक गैप भी आ गया है। सो टू ऑल द न्यू जॉइनर्स, सबसे पहले तो वेलकम कि आपने सही प्लेटफॉर्म चूज़ किया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। माई सेल्फ मीनाक्षी राठी, मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी राठी टू बी करेक्ट, एंड आई एम PhD इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग फ्रॉम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. Proudly saying this is the best university, and all the aspirants who are from Haryana, you should try getting this university. बहुत सारे wonderful experiences जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। Now, before we are heading towards our session, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज, जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। उठते बैठते सोते गाते आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को पंख दे सकते हैं। जैसे कि प्रतिभा मैम की क्लास में आप उड़ान भरते हैं, यहाँ पर हम प्रयास करते हैं, यानी कि हमारे इस बैच का जो नाम है वो है प्रयास, एक कोशिश, जो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे इंस्पायर होकर मैंने इस नाम को रखा है। वो कहते हैं ना, चींटी चढ़ती है, गिरती है, और फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, बट एक दिन वो अपनी मंजिल पा ही लेती है। उसी तरीके से हम भी अपनी मंजिल पा ही लेंगे। हमें बस एक डिटरमिन्ड मन और एक शांत दिमाग और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क की ज़रूरत है। हार्ड वर्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको 12 या 14 घंटे पढ़ना है। हार्ड वर्क से मेरा मतलब है मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है, और साथ ही साथ इस मेहनत की सही डायरेक्शन के साथ आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अपने आप को भूल जाएं, अपनी एक्टिविटीज़ को भूल जाएं। उनको ज़िंदा रखिए, वो आपको खुश रखने का काम करते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को लर्न कर पाते हैं। एनीवेज, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो है हम बात करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स की। Before going ahead into the class, if you have not subscribed to Agriculture Adda 24/7, do subscribe to Agriculture Adda 24/7. Agriculture Adda 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Now moving ahead with our ancient theories, हम ancient time से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बहुत ही पुरातन काल से, पुराने समय से क्या कुछ जेनेटिक्स में इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, क्या जेनेटिक्स में थ्योरीज आई हैं, क्या जेनेटिक्स में डिस्कवरीज हुई है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने पिछली बार सिर्फ बेसिक टर्म्स को जाना था, जेनेटिक्स को जाना था, अब हमें कुछ थ्योरीज पता होनी चाहिए कि कैसे आज की जो जेनेटिक्स है वो फॉर्म हुई है, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है। तो हम शुरू करते हैं एंशियंट ग्रीक थ्योरी ऑफ हेरिडिटी से। एज यूजुअल ग्रीक लोग जो हैं बड़े ही इंटेलिजेंट लोग थे। बहुत सारी टर्म्स आपने देखा है ग्रीक वर्ड से ही ली जाती हैं, बहुत पुरानी ये भाषा है, और इन इंटेलिजेंट लोगों ने कुछ थ्योरीज भी दी हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मिक्सर,
जो कि पीछे GIF में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने सारे फ्रूट्स डाले और उसने फटाफट ब्लेंड कर दिया। यानी कि इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग ट्रेट्स। ये थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग ट्रेट्स या थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो दो ट्रेट्स होते हैं जो हमें अपने माता और पिता से मिलते हैं, वो ब्लेंड होकर, मिक्स होकर बच्चे में आते हैं। जैसे कि मेंडल का तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने कहा कि डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं। ये तब तक डिस्क्रीट यूनिट्स में बिलीव नहीं करते थे। अगर वो कहते हैं कि अगर मदर बहुत फेयर है और फादर बहुत डार्क है, तो बच्चा ना फादर जितना डार्क होगा ना मदर जितना फेयर होगा, बच्चा कहीं इंटरमीडिएट रहेगा, क्योंकि उन दोनों के जो वो ट्रेट्स हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, जब ब्लू कलर में आप येलो कलर मिक्स करते हैं तो ब्लू या येलो अलग नहीं रह जाता, वो एक नया ट्रीट बना लेता है, एक ग्रीन कलर बना लेता है। इसे कहा था ब्लेंडिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये सबसे पहले थ्योरी आई जिसमें उन्होंने ट्रेट्स के बारे में समझने की कोशिश की कि बच्चे दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर होते हैं। एटलीस्ट ये बेसिक कंसेप्ट इसमें उन्हें पता था। वैसे हमें भी पता ही है, लेकिन उस टाइम पर इन जानकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, राइट। चलिए, तो ब्लेंडिंग थ्योरी तो आपको समझ आ ही गई होगी, यानी कि दो पेरेंट्स के ट्रेट को ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं वो आपस में। जैसे इस मिक्सचर में सारे फ्रूट्स ब्लेंड हो गए, क्या मैं इस मिक्सचर में से, इस जूस में से एप्पल, बनाना या इसमें जो और भी फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, क्या मैं इनको अलग अलग कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। उसी तरीके से ब्लेंडिंग ट्रेट्स कहता है कि आप इन ट्रेट्स को अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि ये काफ़ी ब्लेंड होकर आते हैं। फादर और मदर दोनों के ट्रेट्स ब्लेंड होकर नए ट्रेट्स बनाते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी वजह से वेरिएशन भी आता है। ये इस थ्योरी में कहा गया था, है ना। मज़ेदार थ्योरी। आज ये थ्योरी आपको थोड़ी पागलों जैसी लग रही होगी, थोड़ी स्टूपिड या काफ़ी बेसिक लग रही होगी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये अहेड ऑफ वर्क था, यानी कि अपने टाइम से पहले का काम था। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बहुत एंशियंट टाइम से ये चल रहा है कि कैसे हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है, लाइफ आने का क्या रीज़न हो सकता है, कुछ तो है जो पास ऑन हो रहा है। और यही क्वेश्चन था जो हमारे पूर्वजों को बार बार तंग कर रहा था, डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा था। तो चलिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है? तब तक हमारी एरोप्लेन उड़कर पहुंचती है कहाँ? हिप्पोक्रेट्स के पास, है ना। इसको इजिप्शियन थ्योरी भी कहा जाता है समटाइम्स। Then comes the theory of pangenesis. पैनजेनेसिस की ये थ्योरी क्या कहती है? पैनजेनेसिस की ये थ्योरी बात करती है कि जो भी हमारे अंदर जो ट्रेट्स हैं, है ना, वो सीड या जेम्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। चलिए एक बार इस थ्योरी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। All the organs of the body of a parent gave off invisible seeds. हर ऑर्गन से पेरेंट के पास इनविजिबल यानी कि बहुत ही छोटे या माइक्रोस्कोपिक कह लीजिए कुछ सीड्स आते हैं। जैसे कि हार्ट से एक सीड जाएगा, लीवर से एक सीड जाएगा, आंखों से एक सीड जाएगा, यानी कि हर ऑर्गन अपना एक योगदान देता है, अपना एक इनविजिबल सीड देता है, विच वर लाइक मिनिएचर बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड वर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये जो हर ऑर्गन से हमें जो योगदान मिला है, उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ट्रांसफ़र होता है। जब ये ट्रांसफ़र होता है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ये फिर से वो जो ट्रेट्स हैं वो उभर कर सामने आते हैं। यानी कि जो बेबीज़ हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनमें इनसे इंफॉर्मेशन जाती है, इनसे वो स्मॉल मिनिएचर ऑर्गन्स या स्मॉल इंफॉर्मेशन जाती है जो उस बेबी में जाती है और आगे इस बेबी में वो दिखाई देती हैं। हालांकि ये थ्योरी आज के दिमाग में कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं लग रही है। हाउ कैन अ हार्ट डोनेट टू अ स्पर्म, है ना। हार्ट अपना सेल या अपना जेम्यूल या अपना सीड कैसे एक स्पर्म को डोनेट करेगा? हार्ट यहाँ है, स्पर्म कहाँ है ना। लेकिन
डिफरेंट थ्योरीज से गुजर कर ही हम आज की जेनेटिक्स पर पहुंचे हैं। अगर ये थ्योरीज नहीं आती तो ये क्वेश्चंस नहीं आते, और क्वेश्चंस नहीं आते तो उनके आंसर्स कहाँ से आते। तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना। यहाँ पर आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स से स्मॉल स्मॉल जेम्यूल्स या सीड्स जो हैं आपके एग में आ गए हैं, ठीक है। आपके एग में या आपके जर्म सेल में आ गए हैं। अब इस एग में हर ऑर्गन का एक इनविजिबल सीड या स्मॉल सीड जो है प्रेजेंट है, जो कि एम्ब्रियो जब बनता है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जब चिल्ड्रन बनते हैं, बेबीज बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है, तो ये जो सेल, ये हार्ट का सेल था तो ये जाकर यहाँ पर हार्ट बना लेगा, है ना। ये लीवर का सेल था तो ये जाकर यहाँ पर लीवर बना लेगा। यानी कि जो सेल जिस ऑर्गन से डोनेट हुआ है, सेल नहीं कहेंगे, सीड्स कहेंगे, इनविजिबल सीड्स, वो वही ऑर्गन वहाँ पर एम्ब्रियो में जाकर बनाता है। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इट वॉज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ज़रूरी नहीं है कि ये थ्योरी किसी साइंटिफिक डेटाबेस पर उठाई गई हो या बहुत ज़्यादा रिसर्च इन पर की गई हो। पहले के ज़माने में फिलॉसफीज चलती थी। फिलॉसफर्स जो हैं वो विदाउट एनी रीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस थ्योरी दे दिया करते थे, यानी कि आउट ऑफ देयर इमेजिनेशंस, आउट ऑफ देयर आइडिया वो उस चीज़ को आंसर करने की कोशिश करते थे। सो इसीलिए इन्हें थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड होते तो प्रिंसिपल्स कहलाते, थ्योरीज नहीं कहलाते। जैसे कि इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं हम उसको थ्योरीज बोलते हैं, बिकॉज yes, we are designing some ideas, we are getting some ideas, we are discovering something, but we are not 100% sure of something, तो हम उसको प्रिंसिपल नहीं बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, which is एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस क्या कहते हैं? तो एरिस्टोटल was a मैथमेटिशियन, ठीक है, वो एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने भी सोचा भाई दुनिया भर में थ्योरीज चल रही है, मैं भी एक थ्योरी देना चाहता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने इस एपिजेनेसिस थ्योरी में क्या कहा? उन्होंने एक बात कही कि मे बी जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो बच्चे हैं, जो बेबीज हैं, वो अपने पेरेंट्स से इतना रिजेंबल करते हैं, इसके जो इंफॉर्मेशन है इट इज़ प्रेजेंट इनटू द ब्लड, ये ब्लड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि आज के टाइम में बहुत ही आउटडेटेड थ्योरीज हैं। वी ऑल नो कि ब्लड का जर्म सेल से कोई खास रिलेशन नहीं है। स्टिल हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, है ना, ये मेरी ब्लड लाइन से है, जैसे मेरा ब्रदर है ना, रियल ब्रदर, वी आर फ्रॉम द सेम ब्लड, है ना, वी आर ब्लड रिलेटिव्स, तो नॉन ब्लड रिलेटिव्स, आज भी हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन वो इस थ्योरी से ही आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पर सब लोगों ने ये मान लिया था कि जो बेबीज़ या चिल्ड्रंस में जो रिजेम्बलेंस है वो कहाँ से आ रही है? पेरेंट्स से आ रही है, और पेरेंट्स से ये रिजेम्बलेंस आती है उनके ब्लड के थ्रू। इसीलिए ज़्यादातर बेबीज़ जो हैं अपने मदर जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो मदर के वूम में ही पलते हैं और मदर के ब्लड में ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन इसी थ्योरी के साथ साथ उन्होंने कुछ और चीज़ें भी ऐड की थी। उन्होंने कहा कि जो मेल ब्लड है वो प्यूरिफाइड ब्लड होता है एंड सीमेन के रूप में बाहर आता है, वहीं जो विमेंस होती हैं उनका ब्लड प्योरीफाइड ब्लड नहीं होता है, इसीलिए वो रेड इन कलर होता है, जो उन्हें पीरियड्स के टाइम पर देखने को मिलता है। सो ही कंसिडर्ड मेंस semen as a purified blood and women's periodic blood as impure blood or impurified blood। अब ये जो थ्योरी है ये कहती है कि जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो वो मिनिएचर की बात कर रहे थे, तो ये भी यही कहती है कि जो वो मिनिएचर्स हैं या वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो रिजेम्बलेंस है, वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती है। बस मेल्स का जो ब्लड है वो प्यूरिफाइड ब्लड होता है, विच हैज़ बीन इंजेक्टेड टू फीमेल्स बॉडी ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। नाउ
ये कहते हैं कि डायरेक्टली इससे डेवलप नहीं होते ऑर्गन्स। जो मॉलिक्यूल्स अभी गए हैं, जो एम्ब्रियो बना रहे हैं, डायरेक्टली इनसे आपके कोई ऑर्गन नहीं डेवलप होते हैं। ऑर्गन किससे डेवलप होते हैं? इनके इन्फ्लुएंस में डेवलप होते हैं, इनके सिर्फ इन्फ्लुएंस में डेवलप होते हैं। इसीलिए वो रिजेम्बलेंस शो करते हैं, लेकिन वो 100% सेम नहीं होते हैं। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल की थ्योरी थी। एक बार इसको रीड करते हैं। द ब्लड सप्लाइड जनरेटिव मटीरियल फॉर बिल्डिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द एडल्ट बॉडी। एडल्ट बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उसको बनाने के लिए ब्लड जो है जनरेटिव मटीरियल ट्रांसफर करता है। And reason the blood was basis of the passes on the generative powers to the next generation। और next generation के लिए जो generative power है, जो information है, वो blood के पास होती है, which has been passed from parents to their offspring। उनके parents से offspring में जाते हैं। So after Aristotle, next theory comes the theory of pre-formation। प्री फॉर्मेशन नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। प्री मीन्स पहले, फॉर्मेशन मीन्स जो पहले से बन चुका है, प्री फॉर्म हो चुका है। यहाँ पिक्चर देखिए, ये पिक्चर है एक स्पर्म की। स्पर्म कैसे होते हैं? उनके ऊपर एक हेड होता है, नीचे एक टेल होती है, राइट? इस तरीके से होता है। यहाँ प्री फॉर्मेशन थ्योरी में कहा जाता है कि जो आपके स्पर्म का हेड है उसमें ऑलरेडी एक मिनिएचर एडल्ट प्रेजेंट है। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक्चुअली, है ना, माइक्रोस्कोपिक एडल्ट प्रेजेंट है, जो कि यहाँ अगर हम इसको जूम करके देख रहे हैं तो कहते हैं कि देखो ये बेबी है, हाथ है, पाँव है, सब है, यानी कि ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड है, ऑलरेडी बना हुआ है, बस एक मिनिएचर साइज में बना हुआ है। और ये मिनिएचर साइज जब मदर के वूम्ब में जाता है तो मदर से इसको न्यूट्रिशन मिलता है और ये बड़ा हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्री फॉर्मेशन ऑलरेडी स्पर्म में हो चुका है, मेल काउंटर पार्ट में हो चुका है। फीमेल काउंटर पार्ट का काम सिर्फ उसे नरिश करना है, उसे न्यूट्रिशन देना है। ओके, तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। In the history of biology, pre-formation is the firmly popular theory that organism develops from the miniature versions of themselves। Organisms जो develop होते हैं वो उन्हीं के miniature version से develop होते हैं, यानी कि miniature version already present होता है, बस वो जब मदर के वूम में सेट होता है, उसे न्यूट्रिशन मिलता है, उसे खाना पीना मिलता है, तो वो साइज में बड़ा हो जाता है। यानी कि मदर का काम सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, नर्चर करना है, बाकी काम तो फादर कर ही लेते हैं। खैर, अगर फादर इतने सक्षम होते तो मदर की ज़रूरत ही क्या थी। हाँ, ये जो लाइफ गिविंग एक्टिविटीज़ हैं, एक्चुअली आज की साइंस में हम इनको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, लेकिन भगवान ने जब इसको क्रिएट किया है, ये भगवान कहूँ या कहूँ एनी सुपर पावर, जिन्होंने ये सब कुछ डिज़ाइन किया है, ये बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किया है, तो इसमें गलतियाँ निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। एनीवेज, जब तक करेक्ट थ्योरी या करेक्ट रीजंस पर नहीं आते, हम सभी लोग ऐसे थ्योरीज बनाते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं, और यही हमारे जीवन का आधार है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए आते हैं लेमार्क कुछ लेकर के, सरप्राइजेस, है ना, सरप्राइज। तो लेमार्क क्या सरप्राइज लेकर आते हैं? इस फोटोग्राफ में जिराफ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किस थ्योरी की बात होने वाली है। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो लेमार्क कहते हैं कि जो भी हमारी स्पीशीज हैं वो टाइम के साथ किसी भी ट्रेट को एक्वायर कर सकते हैं, एंड दे कैन बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन भी हो सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया जिराफ का, जैसे कि जिराफ, ठीक है, अब क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी हर्बीवोरस प्लांट्स की, तो नीचे के सारे प्लांट्स जो है ख़त्म हो गए।
अब ये बड़ा सा प्लांट है, लंबा सा प्लांट है, जिसकी लंबी ऊपर कहीं लीफ है। जो जिराफ एफर्ट करेगा उछल उछल के इस लीफ को खाने की, है ना, विद टाइम, विद इवोल्यूशन, उस जिराफ की नेक क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। लेकिन जो जिराफ ये कोशिश नहीं करता है उसकी नेक छोटी रह जाएगी। दिस इज द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। Another example of theory of acquired traits is snakes. कहा जाता है कि पहले स्नेक्स के पास भी पाँव हुआ करते थे, लेकिन स्नेक्स नेवर यूज्ड देम। स्नेक्स ने अपने लेग्स का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्हें मज़ा आ रहा था बिना लेग्स के ही चलने में, है ना। तो विद टाइम, विद इवोल्यूशन क्या हुआ, ये लेग्स रिमूव हो गए, ये लेग्स धीरे धीरे उससे गायब हो गए। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, है ना। आप सभी लोगों को एक और चीज़ पता होगी, जो भी लोग पहाड़ में रहते हैं उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उनकी रेडिश स्किन टोन होती है। तो ये भी एक्वायर्ड ट्रेट ही है, क्योंकि जो लोग पहाड़ में रहते हैं वो क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पर होते हैं, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसीलिए विद टाइम उन्होंने ये ट्रेट एक्वायर किया है कि उनके ब्लड में ज़्यादा आरबीसी फॉर्मेशन होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक टाइम पर ट्रांसपोर्ट की जा सके। उनमें आरबीसीज प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है बेसिकली, इसीलिए उनका स्किन टोन भी रेड कलर का होता है। क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पर अगर ऑक्सीजन कम है तो हमें ब्लड से ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा, ब्लड से ज़्यादा काम करवाना है तो हमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरियर का काम हीमोग्लोबिन करता है। सो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, फ्रॉम स्नेक्स टू जिराफ टू रेड ब्लड सेल्स इन हाई ऑल्टीट्यूड एनिमल्स, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो टाइम के साथ एक्वायर किए गए हैं। लेकिन ये हमेशा रियल नहीं है, है ना, ये हमेशा रियल नहीं है। अगर एक पर्सन जिम जाता है, बॉडी बना लेता है, ही हैज़ एक्वायर्ड द फिटनेस ट्रेट, बट क्या वो फिटनेस उसकी प्रोजनी में पास ऑन होती है? नहीं होती है। यानी कि ये जो बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेट की, बात करते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, सालों सालों में, हजार सालों में, ये एक जनरेशन में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी थ्योरी से इंस्पायर्ड होके एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट किया गया वेस्टमैन के द्वारा। उन्होंने कहा कि चलो भाई साहब, अगर आप कहते हो और मैं आपकी बात को सच्ची मान लेता हूँ, तो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चूहे पकड़े। चूहा इज द एक्सपेरिमेंटल एनिमल, राइट। तो कुछ चूहे पकड़े और उन चूहों की टेल जो है उन्होंने काट दी, उनको मेट करवाया। तो प्रोजनी में तो टेल आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन चूहों ने टेल का यूज कभी किया नहीं, टेल तो हमने काट दी थी। तो प्रोजनी में फिर से टेल क्यों आई? एक्वायर्ड ट्रेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने उसका यूज नहीं किया था। एक्वायर्ड ट्रेट क्या कहता है, जिस ऑर्गन को या जिस बॉडी पार्ट को आप यूज करेंगे वो डेवलप होता चला जाएगा, जिस बॉडी पार्ट को या जिस ऑर्गन को आप यूज नहीं करेंगे वो वैनिश होता चला जाएगा, गायब होता चला जाएगा, राइट। तो अगर वो टेल का यूज नहीं कर रहे थे तो प्रोजनी में टेल गायब हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर भी वो कोशिश करते रहे। उन्होंने प्रोजनी में फिर टेल काट दी, फिर उसको मेट कराया, अगली प्रोजनी में फिर टेल काट दी। सो ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम फॉर 22 जनरेशंस। 22 जनरेशन तक वो पूंछ काटते रहे बेचारे चूहे की, लेकिन 22 जनरेशन के बाद भी चूहे में पूंछ आ रही थी। अगर 22 जनरेशन तक टेल का यूज नहीं किया गया था, टेल काट दी गई थी, तो वाई क्यों जो है प्रोजनी में बार बार टेल आ रही थी? ये वेस्टमैन का क्वेश्चन था। तो वो कहते हैं जी एक्वायर्ड ट्रेट जैसा कुछ नहीं होता है। वन कैन एक्वायर एनी ट्रेट इन हिज लाइफ बट इट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकता है। नाउ कम्स द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी भी आपने बहुत बारी सुनी होगी, है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। ये थ्योरी किन्होंने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ये थ्योरी कहती है
फिटेस्ट सर्वाइवल, एक शब्द में बोला जाए तो फिटेस्ट सर्वाइवल, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो कमजोर होगा वो मर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगेन जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक टॉल प्लांट है, राइट। अब क्योंकि ये फिट है, ये टॉल है, ये लीव्स खा सकता है, लेकिन जो बेचारा छोटा रह गया वो इन लीव्स पर फीड नहीं कर पाता। विद टाइम क्या होगा, जो लीफ पर फीड नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। सरवाइव किसने किया, जो मोर फिट है, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट्स अपने आप को बदलता रहता है, उसके साथ चेंज होता रहता है, चेंजेस को अडेप्ट करता रहता है, वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता वो मर जाता है। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, यानी कि नेचर में अपने आप सिलेक्शन होता है। जो भी फिट होगा, जो स्ट्रांग होगा, जो उस कंडीशन को झेल पाएगा, वही आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा। The natural selection theory or the fittest survival theory was given by Charles Darwin. ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी। The same theory applies with us. ये सेम थ्योरी जो है हमारे साथ भी अप्लाइड होती है। अगर आज के जनरेशन की बात करूं या आज के टाइम की बात करूं, तो अगर आज भी मैं वही पुराने मेथड्स यूज़ कर रही हूं, उसी तरीके का अपना जो है बिहेवियर रख रही हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रही, तो मैं इस बदलती दुनिया के साथ नहीं बदल पाऊंगी, और नहीं बदल पाऊंगी तो पीछे रह जाऊंगी। इसीलिए हम टाइम के साथ नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, उन्हें कोशिश करते रहते हैं करने की, और ताकि हम पेस अप कर सकें, हम जो और लोग हैं उनके साथ स्पीड अप कर सकें, राइट। अगर आप अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं करते तो आप आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। कहते हैं ना, उसके पेरेंट्स बड़े ही ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स मीन्स उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया है, दूसरे के ने कर लिया है, राइट। तो थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म तो एक ऐसी थ्योरी है जो हमारी डे टू डे लाइफ में रोज हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। लैमार्क के बाद हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। अब इस थ्योरी को आप सभी लोग जानते हैं, of course, Mendel. This theory was given by Gregor John Mendel. इन्होंने पी प्लांट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके बेसिस पर 3 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों ही लॉ को इकट्ठा हम इनहेरिटेंस थ्योरी भी कह देते हैं। इन सभी लॉज को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, सो डोंट वरी, राइट। लेकिन अभी के लिए हम इस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करें। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं जो ना एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं ना ब्लेंड होते हैं, वो सिर्फ जर्म सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और उनसे प्रोजनी में पास ऑन होते हैं, यानी कि बच्चों में पास ऑन होते हैं। उनके पास कुछ ऐसा है जो कि एक इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, जिनका नाम उस वक्त जीन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो मेंडल ने जो वर्ड यूज़ किया था वो फैक्टर्स यूज़ किया था। उन्होंने कहा था ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपनी आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ये सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए। साथ ही साथ ग्रेगर जॉन मेंडल भी एक मैथमेटिशियन थे, ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट। ग्रेगर जॉन मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, ना कि कोई बायोलॉजिस्ट थे। तो जो लोग कहते हैं मैम मेरे पास 12th में मैथ्स थी इसलिए मुझे प्लांट साइंसेस पसंद नहीं है या समझ नहीं आती है, गाइस अगर एक मैथमेटिशियन जेनेटिक्स का फादर बन सकता है तो आपको तो सिर्फ लिखा लिखाया पढ़ना और समझना है। सो हमारे ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो इम्पॉसिबल हो, जस्ट ज़रूरत है अपने इनर टैलेंट को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानें और थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली थ्योरी पर, विच इज थ्योरी ख़त्म हो जाती है, खैर एक्सपेरिमेंट पर। तो अब यहाँ तक आते आते जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा कि इसे फैक्टर्स कहते हैं, अभी तक हम नहीं जानते कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ये तो हमें पता चल गया ग्रेगर मेंडल से, समथिंग इज देयर जिनको फैक्टर कहा जा रहा है और जो कि पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
बट व्हाट इज दैट समथिंग, वो समथिंग क्या है, इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स मैं मेंशन कर रही हूँ वो दो इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लिओड। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन 3 साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जिसके बेसिस पर वो बोलते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, क्या था ये एक्सपेरिमेंट? देखिए, उन्होंने कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स लिए, है ना, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स लिए जो कि विरुलेंट थे, यानी कि जो काफ़ी खतरनाक थे, और माइस को इंजेक्ट किया, है ना, एज यूजुअल एक्सपेरिमेंटल एनिमल, चूहा। जब माइस को उन्होंने इस विरुलेंट स्ट्रेन से इन्फेक्ट किया तो माइस में वो डिजीज काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से माइस जो है मर जाती है, डाइट। वहीं अगर वो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन्स लेते हैं, जो रफ स्ट्रेन्स थे, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन्स थे, जो कि इतने खतरनाक नहीं है कि वो किसी को मार सके, ना, माइल्ड है, जैसे हमें वैक्सीनेशंस में माइल्ड जो कल्चर्स होते हैं वो दिए जाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ये रफ स्ट्रेन्स जो थे, ये माइल्ड स्ट्रेन्स थे, इनकी वजह से मर नहीं सकता है हमारा माइस, इवन डिजीज या तो होगी ही नहीं या बहुत माइनर सिम्टम्स आएंगे, है ना। तो ये जो रफ स्ट्रेन्स थे, ये जब हम माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस नहीं मरता है, उछलता कूदता रहता है, घूमता रहता है, वेरी फिट एंड फाइन। तो यानी कि जो स्मूथ स्ट्रेन है वो किलर है, जो रफ स्ट्रेन है वो माइल्ड स्ट्रेन है, उससे कोई किलिंग नहीं होती। Then he third did what? He heat killed the smooth strain. Smooth strains को उन्होंने heat kill किया। Due high temperature and heating, जो smooth strains थे वो मर गए, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपके स्मूथ स्ट्रेन्स मर गए, अगर इन मरे हुए स्ट्रेन को हम माइस को इंजेक्ट करते हैं तो माइस को कुछ होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो स्ट्रेन्स है ये एक्टिव ही नहीं है, ये मर चुके हैं, ये किस काम के हैं? तो माइस को कुछ नहीं होता है, माइस फिर उछलते कूदते घूमती है। अब इसी स्ट्रेन के साथ, इस हीट किल्ड स्ट्रेन के साथ उन्होंने रफ स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अ रिजल्ट? हीट किल्ड से माइस लाइव था, रफ स्ट्रेन से भी माइस लाइव था, दोनों से माइस लाइव था, तो आपको क्या लगेगा? दोनों को मिक्स कर देंगे तब भी तो माइस लाइव ही रहेगा, जिंदा रहेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर क्या होता है, आपका माइस मर जाता है। तो जब जो हमारा स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन था, वो ऑलरेडी हम हीट किल कर चुके थे, रफ ए विरुलेंट या नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था, तो फिर माइस मरा क्यों? ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया? तो उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया इस चीज को कि हुआ क्या है, ये जो हीट किल्ड के पास डीएनए है, अब ये बैक्टीरिया तो मर गया, तो ये डीएनए अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए ये माइस यहाँ पर क्या है, लाइव है। लेकिन जब इस डीएनए को रफ स्ट्रेन मिल जाता है तो ये डीएनए इस डीएनए को यहाँ पर इन्फेक्ट करता है आई एम सॉरी, ये डीएनए इस रफ स्ट्रेन की मशीनरी या इस रफ स्ट्रेन की बॉडी या इस रफ स्ट्रेन के सेल को यूज करता है। यानी कि आत्मा आ जाती है ना, बॉडी किसी और की है और आत्मा किसी और की है, फिर वो बोलती है मुझे इससे बदला लेना था इसलिए मैं आई हूँ, द सेम थिंग। तो यहाँ पर बॉडी है रफ स्ट्रेन की, लेकिन डीएनए है स्मूथ स्ट्रेन का, जो इस रफ स्ट्रेन को किलर बना देता है, जिसके कारण माइस मर जाती है। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन बाय दीज 3 साइंटिस्ट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसका नाम हमारा है हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने भी यही दिखाने की कोशिश की है कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉट प्रोटीन, प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में कैसे इन्होंने दिखाया,
this organism, this is known as bacteriophage, and this bacteriophage can infect a bacterial cell. ये एक bacterial cell को infect कर सकता है, यानी कि बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करते हैं लेकिन कोई है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है, एंड दीज आर नॉन एज बैक्टीरियोफाज. इस बैक्टीरियोफाज के पास एक बाहरी बॉडी होती है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है, और अंदर इसके डीएनए होता है. आरएनए भी हो सकता है सम टाइम्स ओनली वायरसेस में, है ना. अब ये जो बैक्टीरियोफाज है, जब किसी भी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये अपना जो डीएनए है ये उस बैक्टीरियल सेल में पास ऑन कर देता है. अपना प्रोटीन नहीं करता है, प्रोटीन उसका बाहर पड़ा रहता है, सिर्फ डीएनए भेज देता है ना, वो अपने गुप्तचर भेज देता है. और ये डीएनए इस बैक्टीरियल सेल की मशीन को यूज करके बीमारी कॉज कराता है इस सेल में. अब उन्होंने किया क्या, इनको उन्होंने लेबल कर दिया. एक बार उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सल्फर से, है ना, हैवी सल्फर मेटल से उन्होंने प्रोटीन को क्या किया, उसको टैग कर दिया है ना. प्रोटीन में सल्फर एटम्स होते हैं, सल्फर मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब उनकी जगह हैवी सल्फर जब यूज़ किया गया है तो ये जो है आपके प्रोटीन को एक डिफरेंट बेसिकली रिकॉग्निशन देते हैं, ठीक है. दूसरे में उन्होंने फॉस्फोरस लेबल को यूज किया गया, विच इज डीएनए. फॉस्फोरस कहाँ मिलता है, डीएनए में मिलता है. तो एक बार उन्होंने हैवी फॉस्फोरस एटम को यूज किया है डीएनए को लेबल करने के लिए, एक बार उन्होंने सल्फर एटम को यूज किया है फॉर प्रोटीन लेबलिंग, ठीक है. दोनों ही फाजेस को उन्होंने जो है बैक्टीरियल सेल के पास रखा, कल्चर में रखा. फाज अब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है. जब फाज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये अपना डीएनए यहाँ पर छोड़ देता है. जब इसने अपना डीएनए सेल में छोड़ा है तो जो इसका लेबल्ड कोट है ये बाहर ही रह जाता है ना, ये लेबल कोट बाहर ही रह गया है. और यहाँ पर आपके सेल में जो डीएनए आया है ये बिल्कुल नॉर्मल डीएनए आया है, राइट. यहाँ बात करें, यहाँ क्योंकि डीएनए को ही लेबल किया गया है तो यहाँ प्रोटीन कोट नॉर्मल है, यहाँ पर प्रोटीन कोट नॉर्मल है, यहाँ पर आपका डीएनए जो है वो लेबल्ड है ना, फॉस्फोरस, हैवी फॉस्फोरस से लेबल्ड है, राइट. अब यहाँ पर लेबल्ड डीएनए आया है, यानी कि इसमें नॉर्मल डीएनए नहीं है, लेबल्ड डीएनए आया है, राइट. और यहाँ पर इसको सेंट्रीफ्यूज किया. जब इन ब्लेंड्स को सेंट्रीफ्यूज किया तो यहाँ ये क्या देखता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन प्रोटीन है ना, प्रोटीन यहाँ पर लेबल्ड है तो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन जो है जो कलर्ड हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर रह गया है, प्रोटीन बाहर रह गया है तो सॉल्यूशन को कलर्ड बना देता है. वहीं यहाँ पर इनको जब सेंट्रीफ्यूज किया, अब सॉल्यूशन तो क्लियर है लेकिन ऊपर जो डीएनए की पैलेट आई है, सेंट्रीफ्यूज से जो डीएनए की पैलेट आई है वो कलर्ड होती है, बाकी सब सॉल्यूशन कलरलेस होता है. तो इससे उन्हें ये समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन बाहर था तो पूरा सॉल्यूशन कलर्ड हुआ, यहाँ पर क्योंकि आपका डीएनए अंदर है इसलिए सिर्फ डीएनए में कलरेशन आया है. यानी कि जो ट्रांसफर हुआ है वो डीएनए मॉलिक्यूल हुआ है, प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं हुआ है. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट बाय हार्शे एंड चेज, जहाँ पर वो फिर से ऑथेंटिसाइज करते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो पास ऑन होता है. एक्चुअली डीएनए या न्यूक्लिक एसिड हम कह सकते हैं, प्रोटीन पास ऑन नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड पास ऑन होता है. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हियर इज one more experiment we'll be doing, semi-conservative duplication of DNA. But before that, some more important discoveries in our genetics जो हमें exam point of view से याद रखनी है. And these are, the first is 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को आइसोलेट किया. अब हमें पता चलने लगा है धीरे धीरे जेनेटिक मटेरियल क्या है, किस तरीके से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं. तो पहली बार डीएनए जो आइसोलेट किया गया वो 1869 में किया गया था. वहीं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवरी इन 1902. ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है?
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि जैसे मेंडल ने एलिल्स को समझाया है, जिस तरीके से एलिल्स लॉ फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन एंड कंबाइंस एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक उसी तरीके से आपके क्रोमोसोम्स भी बिहेव करते हैं। इसे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया, जो कि सटन एंड बोवरी ने दी थी। उसके बाद 1911 में ये पता लगाया गया कि ये जो क्रोमोसोम्स हमें दिख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमें सेल में दिख रहे हैं, इन्हीं पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैरी द जीन्स। जीन्स जो फंक्शनल यूनिट है, जो कि कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में करती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स कैरी द जीन्स एंड जीन में हैव लिंकेज। दो जीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं, उनमें लिंकेज प्रेजेंट हो सकती है। ये भी 1911 में हमें थॉमस मॉर्गन के द्वारा पता चला। कब पता चला? 1911 में पता चला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज वर इन 1914, जहां पर वन एंजाइम वन फंक्शन और वन जीन कंसेप्ट आया, यानी कि एक जीन एक एंजाइम को प्रीफर करती है ना। सो वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट केम इन 1941 एंड दिस कंसेप्ट और दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बीडल एंड टैटम। 1944 में जंपिंग जीन्स आया बाय बारबरा मैकलिंटोश, ठीक है। ये हमारी बारबरा मैकलिंटोश है जो अपने मेज़ लेकर खड़ी है। बेसिकली जो जंपिंग जीन्स हैं वो मेज़ में ही जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, इसीलिए जो है मेज़ उनके हाथ में है। जंपिंग जीन्स ऐसे जीन्स हैं जो अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, एक प्लेस पर नहीं रहते, टिक कर नहीं बैठा जाता इनसे। तो ये अपना प्लेस जो है चेंज करते रहते हैं एंड दे वर डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैकलिंटोश। उसके बाद आते हैं हम डीएनए के स्ट्रक्चर पर। डीएनए का स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वेटसन एंड क्रिक। एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें दी वेटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट comes the सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो कैसे हमें पता चला कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में ही रेप्लिकेट करता है? अगेन विद द हैवी आइसोटॉप्स, जो कि हमने फॉस्फोरस के यूज किए थे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मेरा ये डीएनए है जिसमें दोनों रेड स्ट्रेन्स हैं, क्या होता है अगर मैं हेवी आइसोटॉप्स यूज करती हूँ तो इसके ऊपर हेवी आइसोटॉप्स जमा हो जाते हैं, है ना। ये हो गए, दोनों के ऊपर जमा होंगे ये तो। लेकिन जब ये कंजर्वेटिव होता है ना, तो एक ब्लू स्ट्रेन आ जाता है और दूसरा नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि अब ये हैवी आइसोटॉप्स अब प्रेजेंट नहीं है, एक ही बार प्रेजेंट है। तो दूसरा तो नॉर्मल बनेगा, जो नया बनेगा, लेकिन एक उसमें पुराना शामिल होगा। तो यानी कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसमें एक स्ट्रैंड पुराने वाला जाता है और एक नया बनता है, दूसरी तरफ भी एक स्ट्रैंड पुराने वाला जाता है और एक नया बनता है। तो दिस वाज द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय मेल्सन एंड स्टाहल। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की बात की गई थी। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे नहीं होता कि आपको यहाँ पर दोनों रेड स्ट्रेन मिल जाएंगे और यहाँ पर दोनों ब्लू स्ट्रेन मिल जाएंगे, इस तरीके का रेप्लिकेशन नहीं होता। ये दोनों नए, ये दोनों पुराने, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो भी नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक पुराना स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड होगा, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जो है फॉलो किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं, राइट। एंड होपफुली यू आर एंजॉइंग दीज क्लासेस। आप इन क्लासेस को एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। Do attend your doubt classes और MCQ classes on Saturday. We will be live together, जहाँ पर हम मिलेंगे एक दूसरे से रूबरू। पीछे मेरे आप देख रहे हैं आपके other batches which are being right now taken by your faculties. लाइक MPREO का आपका जो है नोटिफिकेशन आउट है, IBPS AFO की तैयारी पूरी साल चलती ही है। या अदर देन दीज एग्जाम्स, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यू कैन जस्ट एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा पैकेज है जहां पर आपको इन सारे जो भी आपके बैचेस एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर चल रहे हैं उन सब की लाइव क्लासेस का, पेड लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ उनकी टेस्ट सीरीज और ई बुक्स का एक्सेस भी मिलता है। टू
join any of the batches, you can use the code Y448A, Y448A का इस्तेमाल कर सकते हैं to join these batches. गाइस, क्लास पसंद आई हो या क्लास से रिलेटेड आपको कोई और सजेशंस हो, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7. सेशंस अच्छे लगे हैं तो थम्स अप देने में कोई बुराई नहीं है एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इनको शेयर ज़रूर करें. आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, डाउनलोड द ऐप, चूज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आपको सारे बैचेस दिखाई देंगे. डोंट फॉरगेट द कोड Y448A to enroll in the batches to get the maximum discount. Goodbye here, take care, मिलते हैं next week and of course Saturday on your live classes. Goodbye and take care.